प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निर्णय बैच में हम लोग लगातार एनसीईआरटी की क्लास को कर रहे हैं। बीच में यूपी टीईटी के पेपर को देखते हुए आपकी क्लास को रोका गया था। अब यह क्लास फिर से आपकी कंटिन्यू कर दी गई है। हम लोग जैव अणु पढ़ रहे थे और जैव अणु में आज जो हमको पढ़ना था 9th चैप्टर का दूसरा वीडियो हमको पढ़ना था, यानी दूसरा पार्ट हमको पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, प्रोटीन के बारे में बताया था, फैट के बारे में बताया था और हमने विटामिन के बारे में आपको वहाँ पे बताया था। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक रिंग के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया था। और कैसे कैसे डीएनए अणु बनते हैं, कैसे आरएनए बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत पहले हमने आपसे डिस्कस किया था इस पार्ट में, ठीक। आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बृहद जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे। आज से आपके वीडियो की लेंथ भी कुछ बड़ी होगी और एक दिन में 2 वीडियो आपको प्राप्त होंगे और इन दोनों वीडियो के साथ अब बहुत तेज़ी के साथ इसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक। आगे आपके पास कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है तो हम इस बीच में इसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ एक फ्रेंडशिप बैच करके आपका बैच स्टार्ट होने चल रहा है। फ्रेंडशिप बैच एक आपने यूपी टेट में पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया, वहीं पे रोक दिया गया, पेपर खत्म, उसका काम खत्म। अब फ्रेंडशिप बैच जो आपका ये बायोलॉजी वाला स्टार्ट हो रहा है, यह बायोलॉजी का फ्रेंडशिप बैच आपको हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रमेश गुप्ता की जो नई बुक आ रही है, जिसमें एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता की साथ साथ की बुक है, तीनों बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी क्लास 11th की दोनों बुक और 12th की बुक को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 90% प्रश्न इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। इन किताबों को हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से और एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आपको नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं, आप उसकी जगह पे अपना बुक पढ़ करके अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। चाहे तो खुद से कर लें और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बुक पढ़ते रहिए, अंडरलाइन कर दीजिए जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है और फिर प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेशन भी आप कर लीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय में क्या अंतर है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आ जाएं, इसको थोड़ा जूम करेंगे और उसके बाद आराम से देखिए। कह रहा है, अच्छा इसके पहले हमने आपसे बताया था कि क्या किया गया था कि एक वनस्पति के पौधों को लिया गया था, यानी कोई भी एक पौधा ले लिया गया था, सूक्ष्म पौधा। हमने आपको वहाँ पे उदाहरण में धनिया बताया था और हमने कहा था धनिया ले लीजिए। धनिया को हमने क्या करते थे, ट्राई क्लोरिक एसिड ऐसे कुछ दिया गया था ना। देखिए यहाँ पे एक बार आ जाइए, ऊपर से थोड़ा सा देख लीजिए तब आप समझ जाएंगे आसानी से। जिसमें हमने आपसे बताया था कि अलग अलग प्रकार के एंजाइम और प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कह रहा था ट्राईक्लोरोएस्टिक अम्ल आप लेंगे, जिसको डाल करके उसे पीसेंगे। जब पीसेंगे तो पौधा होगा तो उस पौधे का 2 हिस्सा हो जाता है। एक उसका गूदेदार हिस्सा होगा जिससे चटनी बनती है और एक उसका पानी जैसा हिस्सा होगा। जब उसे आप पीस चुके होंगे, पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद आप क्या करना है, उसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद जो स्लेरी बन रही है, यानी जो गाढ़ा करदम बन रहा है, जो गाढ़ा वाला हिस्सा बन रहा है, उसको अलग रखना, पानी को अलग रखना है। फिर उसी पानी को चेक कर रहे थे जिसमें बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे और आगे की बात को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे ना। चलिए यहाँ पर आ जाइए, प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय के बारे में हमको पढ़ना है। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों छोटे बड़े यौगिकों का विलगन यानी पृथक्करण किया जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, वही मैंने बताया ना, पहले उसको हमने पीस लिया और पीसने के बाद हमने उसको अलग अलग करेंगे। चूंकि अलग नहीं करेंगे तो फिर अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जब सब एक साथ मिल जाएंगे तो उसका अध्ययन करना उतना संभव नहीं होगा, लेकिन जब उसको अलग करेंगे तो एक एक के बारे में अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यानी अगर संभव हो तो उन्हें हम लोग कैसे आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं, यानी मेड मेड थिंग से, या संश्लेषित करके उसे बना भी सकते हैं। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कह रहा कि अगर आप एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में आप हजारों प्रकार के कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक
जो कंपाउंड है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ 2 को दिया गया है, अमीनो अम्ल को और ग्लूकोज को दिया गया, यानी शर्करा को दिया गया। कुछ कारणों में जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया, अभी नीचे पढ़ेंगे, को हम उपापचय कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी में इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें दर्शाया गया है कोई व्यक्ति प्राणी ऊतक से ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं। जब कोई पादप, कवक या सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उसे इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे कि एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले इत्यादि प्राप्त होते हैं, द्वितीयक उपापचय कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका छुपा हुआ है टीजीटी का। फिर से ऊपर से आते हैं, कह रहा है जब कोई व्यक्ति प्राणी ऊतक को ज्ञात कर सकता है, इन्हें प्राथमिक उपापचय कहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करेंगे, किसी भी, चाहे वो वनस्पति हो चाहे जंतु हो, जब उसका अध्ययन करेंगे और उसमें उपापचय की चीज़ें हमको मिलेंगी, यानी कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, तो उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, यानी प्राथमिक उपापचय की चीज़ों को हम मान लेते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब कोई पादप हो, कवक हो, सूक्ष्मजीव हो, इनके बारे में इनका विश्लेषण करेंगे तो प्राथमिक उपापचय के अतिरिक्त प्राथमिक उपापचय तो प्राप्त होंगे। जो प्राथमिक की चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ये तो प्राथमिक उपापचय है, ये तो प्राप्त होंगे ही। साथ में कुछ और प्राप्त होगा, जैसे कि हजारों अतिरिक्त यौगिक जैसे कि एल्कलॉइड, ठीक, आपका फ्लेवोनॉइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले इत्यादि प्राप्त होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग पिपरमिंट का तेल बनते हुए देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपने पुदीना का तेल निकालते हुआ देखा होगा, अगर आपके इर्द गिर्द में कहीं पे उसका टैंक लगा होगा। अगर ये दोनों भी नहीं देखे होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा जो पुदीना को पीसा जाता है गन्ने में डाल करके, उसको तो आप देखे ही होंगे। यानी उसमें से एक चीज़ तो ये निकल रही है कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वो तो मिल रहा है, साथ में उसमें मिंट यानी जो पुदीना है उसकी महक भी आ रही। आप जो गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें उसकी महक आती ना, तो वो जो महक आ रही है वो क्या है, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये जो है प्राइमरी प्रोडक्ट है। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो रहा है उसमें जो एंटीबॉडीज पाई जा रही वो है। जैसे तुलसी को लोग चाय में पीते हैं, चाय में उबाला जाता है, तुलसी की पत्ती का पाउडर बना करके चाय में डाला जाता है। ऐसा क्यों होता? आपने देखा होगा कि तुलसी की बहुत सारी फैक्ट्रियां अपने देश में काम करती हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री आपके लखनऊ में है, एक आजमगढ़ में, एक हैदराबाद में। इन फैक्ट्री में क्या होता है, तुलसी की फैक्ट्री से चाय बनाई जाती है, तुलसी चाय कहा जाता है। तुलसी चाय एक आती है जो आपकी चाय की पत्ती के साथ ऐड होती है, लेकिन एक चाय होती है जो कि आपको जैसे आपकी ग्रीन टी आती है उस तरह की तुलसी की चाय। एक कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर तुलसी का क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर है। कैसा है, सेकेंडरी है। यानी ये प्राइमरी में नहीं आएगा, ये सेकेंडरी में आएगा। और सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि ये द्वितीयक उपापचय के अंतर्गत आएंगे। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इत्र निकाला जाता है। जैसे एक है, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपका नील पौधे के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ से नील निकाला जाता है। ठीक, गोद निकाला जाता है, आपका गोद बबूल से भी निकाला जाता है, आपने देखा होगा। और इत्र निकाला जाता है, आप जानते ही हैं। मसाले प्राप्त किए जाते हैं छालों से, पत्तियों से, जड़ों से। ठीक, तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, द्वितीयक उपापचय के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्राथमिक उपापचय ज्ञात कार्य करते हैं व सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका होती है। भाई जो प्राथमिक उपापचय उनका तो सामान्य कार्य है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, इनका तो काम सामान्य कार्य है। लेकिन जो द्वितीयक होंगे, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापचयों को प्राणियों में पाए जाते हैं, उनकी भूमिका पर कार्य नहीं कर जानते। ठीक, जो सेकेंडरी हैं उनके सभी कार्य के बारे में हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। जबकि इनमें से बहुत, जैसे कि रबर है, औषधि हैं, मसाले हैं, इत्र हैं, वर्णक है, मनुष्य के कल्याण में उपयोगी होते हैं। कुछ द्वितीयक उपापचय के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे वर्णक है, कुछ वर्णक है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा वर्णक है, द्वितीयक उपापचय है। वर्णक है कैरोटिनॉइड। आप देखते होंगे आपका जब पेपर होता है तो दे देता है कि एक तरफ फसल दे देता है या एक तरफ प्रोडक्ट दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है।
याद होगा, अगर आपने कभी पेपर में शामिल हुए होंगे या नहीं भी शामिल हुए होंगे, नॉर्मल पेपर कोई दिए होंगे बीएड का टेट का, तो उसमें भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वर्णक शामिल होता है। आपने देखा होगा बीएड के, अगर कल आपने टेट का एग्जाम दिया होगा तो टेट के एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा वर्णक का पूछा गया था। तो वह वर्णक आपको, जैसे कैरोटिनॉइड किस में पाया जाता है, कैरोटीन, ठीक, कैरेट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग होता है, ठीक, एंथोसाइनिन्स आदि। अब उसके बाद एल्कोलाइड की अगर बात करें तो मार्फिन है। आप सेकेंड ईयर में मतलब क्लास 12th जब पढ़ेंगे तो उसमें आपने मार्फिन को और उसके बाद आपको कोडीन को, ठीक, और उसके बाद तंबाकू को, इन सब के बारे में पढ़ना है। जितने भी एल्कोलाइड है सबको पढ़ना है। बहरहाल यहाँ पे दो का नाम है, मार्फिन और कोडेसिन। आगे बढ़ते हैं, टार्पिनॉइड्स, 8 मोनोटार्पिन्स, डाइटर्पिन्स आदि आते हैं। आवश्यक तेल जैसे नींबू घास तेल आदि हैं। टॉक्सिन जो आपके विषैले पदार्थ में आते हैं, एब्रिन है, रेसिन है। लैक्टेंस में कॉनकेनेविलिन ए है। ड्रग्स की बात करें, बेनब्लेस्टिन, करकुमिन आदि हैं। बहुलक पदार्थ में बात करें तो रबर, गोंद, सेलुलोज हैं। इतने चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंडशिप बैच का तो वहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया गया है। अगर आपने देखा होगा बुक में रमेश गुप्ता की, तो पूरा चार्ट दिया गया है। उसमें 3 हेडिंग लिखी गई, एक तरफ वर्णक लिखा गया है, एक तरफ पदार्थ जिसमें पाया जाता है, और एक तरफ उसका तीसरा टेबल बना है उपयोग कहाँ पे है। तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, खास करके उन 10-15 तत्वों को पढ़ेंगे जो लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हालांकि पढ़ेंगे पूरा, लेकिन उनको फोकस करके, उनको नोट करके उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में अगर रिपीट हो तो हम उसे अच्छी तरह से कर सकें, सॉल्व कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बृहद जैव अणु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बृहद जैव अणु के बारे में। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डेल्टान के आसपास होगा। देखिए, कह रहा है कि जो अम्ल लिए थे, जिसमें हमने स्लेरी बनाया था, करदम बनाया था, उसमें हमने क्या काम किया था कि हम अम्ल डाल करके उसको पेस्ट बनाए थे। अब उस पेस्ट को जब निचोड़ दिए तो अम्ल का हिस्सा पानी वाले हिस्से में आ गया। वही कह रहा है कि जो पानी वाला हिस्सा है उसका अणुभार अगर हम देखें तो 18 से लेकर के लगभग 800 डाल्टन के आसपास का उसका अणुभार होता है। अम्ल अबिलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, कह रहा अम्ल अबिलेय अंश में, जिसमें अम्ल अबिलेय है, नहीं घुला है, उसमें 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसैकेराइड है और लिपिड्स हैं। फिर से देखते हैं, कह रहा है अम्ल अबिलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड्स हैं आदि मिलते हैं। लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिक का अणुभार 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर का होता है। फिर से देखते हैं, कह रहा है लिपिड के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर का होता है। ऊपर कह रहा है कि 800 से लेकर के 18 से लेकर के 800 डाल्टन के आसपास का अणुभार पाया जाता है। लेकिन नीचे फिर कह रहा है लिपिड के अतिरिक्त इन सभी श्रेणी के, लिपिड के अतिरिक्त अगर हम लिपिड को यहाँ से निकाल दें तो कौन कौन बच रहा है, प्रोटीन बच रहा है, न्यूक्लिक अम्ल बच रहा है और कौन बच रहा है, पॉलीसैकेराइड बच रहे हैं। इन सबका अणुभार कितना होगा, 10,000 डाल्टन के ऊपर का होता है। ये 800 है और ये 10,000 है। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस कारण ये जैव अणु अर्थात जीवों से मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम है। फिर से देखते हैं, एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम है, यानी 18 से लेकर के 800 वाला जो है वो, इन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, सूक्ष्म अणु कहते हैं या जैव अणु कहते हैं। सूक्ष्म अणु कहेंगे या तो इन्हीं को जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अबिलेय अंश में पाए जाते हैं इन्हें बृहद अणु कहते हैं। कौन कौन 3 आ जाएंगे, एक आपका न्यूक्लिक अम्ल आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा और कौन आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड। चूंकि लिपिड क्या है, छोटे में आ जाता है,
लिपिड को छोड़ करके बाकी 3 जो हो जाएंगे वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके बृहद अणु के अंतर्गत आ जाते हैं। कह रहा है कि जो घुले हुए हैं वो तो सूक्ष्म अणु हैं, जो नहीं घुले हुए हैं वो बृहद अणु हैं, जो घुले हुए हैं सूक्ष्म अणु हैं, इनका डाल्टन कितना होगा, 1000 से कम होगा। इनका जो अणुभार होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा। जबकि जो बृहद अणु होंगे इनका डाल्टन कहाँ होगा, 10,000 के नियर अबाउट होता है, 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर का होता है, ऊपर वाली लाइन में लिखा गया है। इसी पैरा में आपका ये बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। लिपिड के अतिरिक्त, अब देखिए यही जो बात मैं ऊपर बता रहा था वो यहाँ पर लिखी गई, देखिए कह रहा लिपिड के अतिरिक्त अबिलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल अबिलेय अंश या बृहद आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं। वास्तव में लिपिड भी इसकी श्रेणी में रखा जाता है। वास्तव में लिपिड कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। आपने जब सेल पढ़ा था तो सेल में हमने आपसे कहा था सिंगर एंड निकोलसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ढूंढा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बनाए थे और उसको उन्होंने कहा था फास्फोलिपिड की बनी हुई ये स्ट्रक्चर होती है। साथ में उन्होंने इसका नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रोवाइड किया था, किसने दिया था, तो आप बताएंगे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो वही बात ये बता रहा है कि लिपिड कहाँ पाए जाते हैं। लिपिड क्या होता है कि लिपिड पाए जाते हैं झिल्लियों में। किस झिल्लियों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें पाए जाते हैं। जब हम ऊतकों को पीसते हैं तब कोशिका संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिकाएं बनती हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, यानी जल में अघुलनशील है। इस कारण से इन झिल्लियों के पुटिकाओं के रूप में टुकड़े अम्ल अबिलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं जो बृहद आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड बहुत बृहद अणु नहीं है। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहद अणु अम्ल अबिलेय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों व जीवों के संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठनों की बहुलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे सर्वाधिक बहुलता में मिलने वाला रासायनिक पदार्थ है। पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है शरीर में। 60 से 65% तक हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। प्रोटीन हमको पढ़ना है लेकिन प्रोटीन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले एक टेबल है, देख के जाइएगा। मनुष्य की कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थों का यहाँ पे प्रतिशत लिखा गया है। कौन सा प्रतिशत कितना पाया जाता है, कौन सा पदार्थ। अगर हम जल की बात करें तो जल हमारे शरीर में 70 से 90% तक जल पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें 10 से 15% हमारे शरीर में प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 3% पाया जाता है। लिपिड की बात करें तो 2% पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें 5 से 7% और आयंस की बात करें सोडियम और पोटेशियम आयन लास्ट के चैप्टर में हम आपको बताएंगे तो इनका मात्रा कितनी होती है, 1% होती है। इस प्रकार से आप इस टेबल को मेंटेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी पादप के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन होता है, तो आप बेहिचक अपना आंसर किस पे लगाएंगे, जल पे लगाएंगे और आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। इसके बाद मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, फ्रेंडशिप बैच 1 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग रमेश गुप्ता के नए एडिशन की बुक पढ़ने वाले हैं। तीनों बुक को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी लोग आइए, जुड़िए और जी लगा करके पढ़िए ताकि आने वाले फ्यूचर में आपका सिलेक्शन हो सके, आप एक शिक्षक बन सकें और समाज की मुख्य धारा में आप शामिल हो सकें। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कल प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं, अपने मित्रों को शेयर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।